Start. Okay, let's continue. वही हमने पढ़ लिया के ऊपर अगर अगर शेयर असर्टेनेबल है तो हम बाय कर देंगे, उस केस में हम सीधा। Okay, so moving to next provision. Wait. Okay, let's continue now. Section क्या determine included individual. देखो क्या लिख रखा नीचे, द इनकम ऑफ सच को-ओनर, जो भी को-ओनर होगा, डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 22 इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल असेसमेंट, मतलब उसकी रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल में असेस किया जाएगा। अगर मान लो 2:1 है तो उसका 2:1 हो जाएगा, बाइफरकेट हो जाएगा जितना भी होगा उसमें से। पहले ही हम बाइफरकेट करते हुए चलेंगे आगे सारा। अब हम नीचे, where the house property owned by co-owners are self occupied by each of the co-owners, मतलब ओनर ने एक सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है एक प्रॉपर्टी को। The annual value of property of such co-owner will be nil हो जाएगी, as we know that सेल्फ ऑक्यूपाइड की नील होती है। डिडक्शन ऑफ 30,000 2 लाख एज द कैपिटल अलाउड हो जाएगी। ओके, एग्रीगेट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट टू ईच कॉर्नर विद रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट पेबल ऑन। ओके, अब ये वो लिख रखा है कि मान लो कि जैसे बात करें कि एक प्रॉपर्टी थी, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी वो, मतलब एक फ्लोर दोनों ने कर रखा था। तो मतलब एक ने लोन पे किया था 2 लाख, 2 लाख 2.1 का मान लो, 2.1 का, और दूसरे ने भी पे किया था 2.1 का, 2.1 का मतलब यार कोई भी मान लो 2.4 मान लो। तो दोनों को मतलब क्या है 2 लाख तक की तो मिल जाएगी, मतलब उनके रिस्पेक्टिव हेड में जो भी उनकी इनकम कंप्यूट करे होंगे ना, जैसे रिस्पेक्टिव हेड होगी उनकी खुद की, तो वो यहाँ पे 2 लाख तक की दोनों ले सकते हैं यहाँ पे अपने दोनों की। मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब मिला के 2 लाख मिलेगी, मतलब वो अपने दोनों हेड में मतलब मैक्सिमम 4 लाख तक की ले सकते हैं, 2 लाख की प्लस करके, मतलब ऐसे। मतलब प्रॉपर्टी वाइज एग्रीगेट है ना, हाँ ओनर वाइज प्रॉपर्टी में सेग्रीगेट हो सकता है। हाँ ओनर वाइज मिलेगी, जितने भी ओनर होंगे ना उसमें हम उतनी एक ही उनको मिल जाएगी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट जितने की। भी ओनर है सबको अलाउ है, बट एक प्रॉपर्टी में एग्रीगेट 2 लाख। हाँ एक प्रॉपर्टी में एग्रीगेट 2 लाख, मतलब एक जैसे कोई एक ओनर है उसको मैक्सिमम 2 लाख तक की ले सकता है। हाँ, अगर हाँ ज्यादा है तो फिर भी 2 लाख ठीक है। हाँ, where the house property is let out है तो income from such duties is owner of one owner and then। अब देखो वही है, अब इस केस में क्या है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम इनकम कंप्यूट करते हुए आएंगे नॉर्मल एक्चुअल एंड वही कंपैरिजन करेंगे, जीएवी म्यूनिसिपल टैक्स वही सारा कंप्यूट, लास्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी, उसको हम बाइफरकेट कर देंगे जो भी हमें रेशो गिवन होगा। अगर कोई रेशो गिवन नहीं है तो 1:1 में कर देंगे जितने भी पर्सन होंगे, और अगर नहीं दे रखा तो, अगर दे रखा है कोई रेशो तो स्पेसिफिकली मान लो 2:1 है, तो जितना भी इनकम आएगी उसको 2:1 में लास्ट में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देंगे बाइफरकेट। अब इसकी समरी देखते कैसे लिख रखी है इन्होंने। द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी नील एंड रिडक्शन मे बी अलाउड, ठीक है, ओनर देन द कैन नॉट एक्सीड। अब देखो ऊपर वाला पॉइंट तो तुम ऐसे लिख लेना चाहिए कि सीधा ऐसे लिख लेना सेल्फ ऑक्यूपाइड, उस केस में तुम दो बनाना है ऐसे ही कि बाइफरकेट, अगर तुम चार्ट वे में बनाना चाहते हो तो ऐसे ही इसको ऐसे, इसको मतलब ऐसे बाइफरकेट करना रहे। हाँ ऐसे करना। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या लिखना, एनुअल वैल्यू के सामने लिखना नील, अब वो सारा हेड नील आता जाएगा। अब सेक्शन 224 बी में अगर तुम लिखोगे तो उसके में लिखना ईच कोनर को, मतलब जो भी कोनर होगा उसको 2 लाख तक की मैक्सिमम क्लेम कर सकता है, और वो भी मतलब रिस्पेक्टिव अपने हेड में, मतलब खुद के, मतलब जितने भी कोनर होंगे, चाहे तुम हिंदी में मतलब जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लाइन लगे वैसे लिख देना कि ईच कोनर को 2 लाख अलाउ हो जाएंगे उसमें, मतलब जो जिसमें भी तुम अंडरस्टैंड कर पाओ ना कि मतलब हर कोनर को 2 लाख अलाउड होंगे रिस्पेक्टिव उसमें से, सीधा लिखना कि मतलब 30,000 या फिर 30, मतलब 30 या 2,000, अगर रिपेयर वाला आ गया या कोई बहुत कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो 30,000 भी हो जाएगा रिस्पेक्टिव, वो हम चेक कर लेंगे अपना खुद का ही। और ऐसे अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या, सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि ओनर एक ही है उस प्रॉपर्टी का, तो हम जैसे कंप्यूट करते आएंगे और लास्ट में बस लास्ट में बाइफरकेट कर देंगे जो भी इनकम आएगी, तो ऐसे लिख देना इसको। ये हो गया सेक्शन 26 ऑल्सो डन। ला सेक्शन, लेट्स कंप्लीट इट। What are the chat? Let me see while got it. Chat, okay. क्लियर आ रही है। ओके ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्या सबसे पहले सेक्शन 27 क्या बात करता है, डीम्ड ओनरशिप। अब जो फर्स्ट सेक्शन में था कि ओनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप,
हम उसके आगे क्या लिखेंगे, क्या सेक्शन आर फॉलोइंग पर्सन दो नॉट लीगल ओनर्स, एक्चुअल में लीगल ओनर्स नहीं है लेकिन उनको हम क्या करते हैं, डीम टू बी ओनर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 to 620, मतलब उनको हमें कंप्यूट करने के लिए, अंदर लाने के लिए, इनकम कंप्यूट करने के लिए तो हम करते हैं ये चीज। यस ओके, सो फर्स्ट केस इज ट्रांसफर टू स्पाउस। अब देखो तुम इसको ना, इसको कैसे अपने नोट्स में बना सकते हो, अगर सबसे पहले मैं बता दूं इसको, चलो लास्ट में वो बताऊंगा, चलो एक बार छोड़ो एक बार। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और स्पाउस अदरवाइज देन और फॉर, क्या है सबसे पहले तो देखो, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस, मतलब हस्बैंड टू वाइफ या वाइफ टू हस्बैंड, फॉर अदर देन फॉर एडुकेट कंसिडरेशन, क्या लिख रखा है, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मीन्स क्या बात कर रहा है, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन की इस केस में ट्रांसफर जो भी मतलब ट्रांसफर करेगा, मतलब ट्रांसफर का होता है जो भी ट्रांसफर करेगा, शैल बी द डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी। सीधे सी बात है कि जो ट्रांसफर करेगा इन एडिक्वेट ट्रांसफर के लिए, ध्यान से रखना क्या है, इन एडिक्वेट ट्रांसफर के लिए, वो उस केस में क्या ट्रांसफर जो भी करेगा वो ओनर बन जाएगा। और मेन केस तुम्हारा इस केस में दो ही आएंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला हम जो डिस्कस करेंगे। हाँ अब आगे, in case of transfer it to spouse in connection with an agreement to live apart, live apart मतलब वही डाइवोर्स का केस, या फिर अगर तुम मतलब live apart मतलब बोलते हैं कि चाहे कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि तुम अभी हम अलग अलग रहेंगे कुछ टाइम के लिए, या फिर हम कुछ वो होगा, तो उस केस में हम डीम्ड ओनर का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं लगता, मतलब अगर कोर्ट का मतलब जैसे उस केस में आ रखा है ट्रांसफर शैल विल बी द ओनर, मतलब अगर ट्रांसफर हो गया है तो ट्रांसफर विल बी द ओनर, मतलब जिसको मिली है जो भी ओनर है एक्चुअल में वो माना जाएगा, नॉट डीम्ड ओनर, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन बाद में हमें इसमें केस, चलो इसमें तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर बाद में हम इसमें ना क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं, अगर तुम आगे जब क्लबिंग पढ़ोगे ना, कि अगर मान लो हाँ अगर पढ़ वो, लिया। क्लबिंग पढ़ लिया तुमने? हाँ सेट ऑफ भी पढ़ लिया आज। अच्छा चलो बढ़िया, फिर देखो क्लबिंग के मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हाउस मतलब वही है कि अगर मान लो मैंने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया अपनी, और स्पाउस अब क्या करेगी, अब स्पाउस का हो गया, मान लो वही ओनर बन गई और डीम्ड ओनर मैंने एडिक्वेट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब वहाँ पे क्लबिंग के प्रोविजन आ जाएंगे कि मैंने स्पाउस को ट्रांसफर किया है, मैंने इनकम डाइवर्जन का किया है, उस केस में तुमने आगे पढ़ रखा होगा कि क्लबिंग के प्रोविजंस में तुम्हारा हो गया, क्लबिंग के प्रोविजन में इन केस ऑफ ये हाँ स्पाउस हाँ का पढ़ लिया। हाँ हो है। गया। हाँ हो हम्म। गया। हाँ तो वही देखो उसमें केस में क्या लिख रखा होता है कि मतलब वही है कि इनकम ऑफ एसेट मतलब ट्रांसफर की मानी जाएगी, अब जो भी ट्रांसफर करेगा डीम्ड में। अब देखो एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी में, हाँ एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी देखो, लिखा रहता है वहाँ पे। हाँ अगर देखो जब हम वहाँ पे भी जाएंगे तब भी मैं वहाँ रेफर करवा दूंगा ये चीज, कि अगर देखो डीम्ड ओनर बन गया तो सीधा उस हेड की पर्सन की इनकम में जाएगी, अगर लेकिन नहीं हुआ, अगर मान लो बाई चांस अगर नहीं बन पाया वो, मतलब लीव अपार्ट का केस आ गया, तो हम पब्लिक क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ हम्म, ठीक है। लेकिन वहां पे भी तुमने अगर ये पढ़ रखा होगा कि अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट वाला केस है, मतलब वही, तो उस केस में भी हम क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करते। हाँ उसमें भी नहीं करते, और उसमें माइनर चाइल्ड की जो होती है तो वो जिस पेरेंट्स पे जाता है उसमें करते हैं। हाँ जिस मतलब हाँ वो तो है जिस जिसकी पेरेंट्स इनकम पे ज्यादा आएगी। जाता है, अगर साथ रह हाँ रहे हैं तो फिर जिसमें हाई इनकम है। हाँ करेक्ट। अब देखो जो अब सेकंड केस, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, इन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल टू हिज माइनर चाइल्ड अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, वापस वही क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल ने ट्रांसफर की, इंडिविजुअल, अरे इंडिविजुअल ने की माइनर चाइल्ड को अपने, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, वही इनएडिक्वेट के लिए की, मतलब अदरवाइज लिख रखा है यहाँ पे, क्या अदरवाइज द ट्रांसफरर शैल बी द ड्रीम्ड ओनर, वापस वही जो ट्रांसफर करेगा मतलब वो ओनर डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर टू मैरिड माई डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर, द ट्रांसफरर नॉट टू बी डीम्ड ओनर, मतलब जो ट्रांसफर करेगा मतलब वो ओनर नहीं होगा। तो इस केस में कौन ओनर मान लिया, मतलब माइनर मैरिड डॉटर ही, मतलब वो खुद मान ली जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पे क्लबिंग के प्रोविजन लगाएंगे तो उनके किसके इनकम में जाते बताओ, क्लबिंग के प्रोविजन जिसकी तुमने पढ़े हैं इनकम ना। हाई हो, फर्स्ट ईयर में अगर जिसकी इनकम हाई हो उसमें हो जाती है, फिर कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर में नहीं देखते ये, जिसमें फर्स्ट ईयर में हो जाती है उसी से इनकम में क्लब नेक्स्ट होती है। अनटिल अनलेस एसएससी ना मतलब कुछ चेंज माने, अगर एसएससी सेटिस्फाई होता है तो करते हैं। माइनर मैरिड तो डॉटर के केस में प्रोविजन अलग है या सेम ही है क्लबिंग के?
माइनर मैरिड डॉटर के केस में, इन केस ऑफ ट्रांसफर टू अ माइनर मैरिड डॉटर द ट्रांसफर इज नॉट डीम्ड टू बी ऑनर। नहीं नहीं, बताओ। माइनर मैरिड डॉटर बहू याद नहीं है। उसमें उसमें अरे जुड़ जाएगी तुम तो उसके कह रहे पति। तुम तो आज ही पढ़ के आए हो। नहीं नहीं, मैंने आज ही नहीं पढ़ा, पहले मैं कह रहा हूँ कि उसके पति में जुड़ जाएगी। जो बहू है, जिसकी बहू है, उसके उसकी इनकम मान ली जाएगी। बहू की मान ली जाएगी। एक सेकंड, ये मिस हो रहा है। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करो। मतलब बहू के इनकम, मतलब जो बहू को हमने दिया, अगर बहू अगर को कुछ सज... देते हैं तो वो तो क्लब हाँ, होती है। वो तो उसके किसमें? मतलब सास सास ससुर में, मतलब लेकिन जैसे सास। माइनर है ना। तुम अब देखो इसमें क्या मेन, माइनर मैरिड है ना, तो माइनर की हाँ, केस में किसकी इनकम में जाएगी बताओ? माइनर है या तुम खुद बताओ, तुमने पढ़ा होगा ये तो। माइनर मैरिड डॉटर में तो उसके फादर्स में ही जानी चाहिए, पेरेंट्स में। अब तुम बताओ फाइनल, तुम क्या, तुमने अगर तुमने पढ़ा है वहां पे ये चैप्टर क्लबिंग, सर ने बताया था, मतलब वैसे मैंने वैसे ही पूछ रहा हूँ कि मतलब सर की हाँ, वो नहीं ऐसा करा कुछ मैंने। पॉइंट बताया था माइनर मैरिड मैंने हाँ, डॉटर का। पढ़ा है पर याद नहीं है। जहां तक मेरे को याद नहीं याद है, है। मेरे को यही हाँ, याद है कि अगर वो शादी हो जाती, मतलब अगर अपनी बहू को देते हैं तो उसके उसमें होती है, बट अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो पेरेंट्स में होती है। करेक्ट, सही है बिल्कुल। अगर माइनर मैरिड डॉटर के जाते हैं तो हम किस में करते हैं, पेरेंट्स की उसके केस में। हम्म, पेरेंट्स पेरेंट्स में। में क्लब होती है इनकम, और उसमें फिर हमें 1500 की भी वो मिल जाती है। वो तो 1032 के अंदर नॉर्मली मिलती है हमेशा। हाँ करेक्ट। अब देखो नीचे एक नोट वापस दे रखा है। When cash is transferred to spouse or minor child and the transferee acquires property out of such case, then the transferor shall not be treated as deemed owner. However, clubbing provisions will be attracted. अब वही, अगर जैसे मैंने इसमें एक एमसीक्यू बनाया था, अब इसमें ये देखो यहीं से बनते हैं, देखो एमसीक्यू जैसे एक नोट वगैरह कुछ छोटे से। हाँ, अब सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अगर मैंने मान लो, अगर मैंने स्पाउस को, अपनी स्पाउस को, या फिर अगर मैंने अपनी माइनर चाइल्ड को अपना वो दे दिया, कैश दे दिया, कोई बैंक का मतलब कैश, मतलब वो नहीं होता कि खाली कैश, मतलब वो तुम कैश में अमाउंट कह रहे हो, बैंक बैंक में डाल दी, मतलब वो उसमें भी होता है। अगर मैंने वो दे दी, अगर फिर उसने मतलब माइनर चाइल्ड ने या फिर स्पाउस ने परचेज किया है, तो ओनर वही माने जाएंगे उस केस में। लेकिन मतलब उन केस में ओनर वही माने जाएंगे, लेकिन बाद में क्या लिख रखा है, क्लबिंग प्रोविजन में भी अट्रैक्टेड, विल बी अट्रैक्टेड, बाद में क्लब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बस ये है कि तुम 1500 की टैक्स प्लानिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, अगर लेनी करनी हो तो, इतनी तो उससे और ज्यादा तो करोगे नहीं, क्योंकि वापस तुम्हारी क्लब होकर तुम्हारे में वो हो जाएगी टैक्सेबल। हम्म। लेकिन वहां पे अगर क्वेश्चन, अगर तुम्हारे थियोरेटिकल उसमें आता ना या फिर पेपर में आता, तो सबसे पहले लिखोगे कि ये एक्सेप्शन है, कि वेयर, मतलब नोट दे रखा था कि वेयर कैश ट्रांसफर होता है स्पाउस या माइनर चाइल्ड को, तो उस केस में ट्रांसफर ही एक्वायर, अगर ट्रांसफर ही एक्वायर करता है प्रॉपर्टी को, तो वो ओनर मान लिया जाता है, नॉट द ट्रांसफरर। बट क्लबिंग प्रोविजन विल बी अटैच्ड टू दिस, अट्रैक्टेड। इसमें सर ने कैश का और शेयर्स का ही बताया था शायद, कि अगर शेयर देते हैं उससे प्रॉपर्टी ले लेंगे तो उससे भी जो इनकम अगर आ रही है वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। वो उसके हैंड में ही टैक्सेबल हो जाएगी, पति के। हाँ हाँ, वो तो है ही अब तो। नेक्स्ट थर्ड केस, होल्डर estate. The impartible estate is a property which is not legally divisible. The holder of impartible estate shall be deemed to be individual owner of all property comprised in the state. The after enactment of Hindus, all the properties comprised in the impartible estate by custom is to assess in the state of HUF and will continue to be applicable in the relation of by grant. और ठीक है, ओके, एक सेकेंड, ये वाला केस। देखो अब सही ईमानदारी से बता, तो मेरे को ये वाला केस क्लियर नहीं है, तो अगर तुमने पढ़ रखा हो तो तुम बता दो, या मेरे को ये वाला, मेरे को मीनिंग है, मेरे को अभी भी समझ नहीं आता है वाला इम्पार्टिबल एस्टेट का। ये मेरे को हमेशा बहुत डाउट में रहता है कि उस केस में बस मेरे को, मैंने तो ये लास्ट में देख लिया था कि क्या है, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट शैल बी डीम टू बी इंडिविजुअल ओनर, मतलब जो होल्ड करा होगा ना, वैसे क्योंकि पेपर में नहीं देते, लेकिन बस मैंने ये लाइन इसकी वजह से देख ली थी कि सबसे पहले क्या होता है कि इम्पार्टिबल एस्टेट वो होती है जहाँ लीगली डिविजिबल नहीं होती, मतलब कोई हिंदू बाय लॉ या फिर कोई लॉ बाय लॉ कि वो हम डिवाइड नहीं कर सकते वहाँ पे प्रॉपर्टी को। तो उस केस में क्या है, होल्डर ऑफ हाँ, इम्पार्टिबल जो भी पूरा मतलब पूरा होल्डर उसका होगा, मान लिया जाता हाँ, इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज कंप्राइज, मतलब मेरे ख्याल से एचयूएफ के केस में मतलब है। पॉसिबल इसमें लगता है होता मेरे है कि को। पहले उसने दिया था कुछ,
तो एचयूएफ क्रिएट होती है। एचयूएफ अगर बाद में एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एट द टाइम जब एचयूएफ बंद हो रही है, फिर जो भी, तो जो उसका पार्ट जाता है पूरा का पूरा पति के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। वो तो तुम क्लबिंग के प्रोविजंस लगा रहे हो, डीम्ड ओनर के नहीं लगा रहे। वो क्लबिंग तुम पढ़ क्या है वो लगा रहे हो तुम, वो तो क्लबिंग में क्लबिंग होता है। इसमें डीम्ड क्लब ओनर का बोला है क्या? हाँ, owner क्या है डीम्ड ओनर, मतलब अगर मान लो कोई इम्पार्टिबल एस्टेट है, मतलब बाय लो हम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी है मतलब वो अपने हेड के अंदर आ रही है, तो मान लो अगर वो करता है तो करता टैक्सेबल हो जाएगा। इस केस में डीम्ड ओनर इंडिविजुअल वही माना जाएगा। अब बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यही होता है, बस मैंने ये लाइन लिख ली मतलब याद कर ली थी। तो इसको एक बाकी बार मेरे को भी देखेंगे। इसका लॉजिक में, हाँ बाकी इसका लॉजिक देख लेना, अगर सर से वापस पूछ लेना अगर क्वेरी लेके इस केस में, क्योंकि मेरे को लास्ट के 2-3 होते हैं ना, मेरे को स्टार्टिंग के 2 मैंने अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे, उसमें क्या था। ये लास्ट के 2-3 थे, मैंने मेरा इतना वो नहीं कि वो आई से मतलब बहुत कम पूछती है इन पे, इन लास्ट के 3 पे, क्योंकि वो कई बार खुद ही कंफ्यूज पे क्या बनाएगा। हाँ, अब नीचे अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी और अदर सेशन टू होम अ बिल्डिंग अपार्ट allotted लीज scheme shall be deemed to be owner of that property allotted to him through the cooperative society legal owner। अब वापस वही है इस केस में कि ये मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डीम्ड ओनर ऑफ बिल्डिंग। अगर मान लो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, उसको मान लो हमने कोई मतलब ट्रांसफर कर रखी है कोई प्रॉपर्टी, तो उस केस में डीम्ड ओनर वही मान लिया जाएगा। डीम्ड ओनर बिल्डिंग द पार्ट अलॉटेड, मतलब क्या लिख रखा है, मेंबर ऑफ द टू हुम अ बिल्डिंग अ पार्ट अलॉटेड, ठीक है, और अ लीज अंडर अ एसबीएस स्कीम, ठीक है, शैल बी डीम्ड ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग प्रॉपर्टी। अच्छा अब देखो यही है कि अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इस केस में हमने, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी एसोसिएशन जो भी है, उसका अगर मेंबर को हमने कोई भी वो ट्रांसफर कर दी, तो उस केस में डीम्ड ओनर कौन मान लिया जाएगा, ये वाला डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, चाहे वो एक्चुअल ओनर हो चाहे ना हो, क्योंकि एक्चुअल ओनर तो ये होगा कि जिसने मैंने परचेज की है, लेकिन उस केस में डीम्ड ओनर इसको मान लिया जाएगा हम। तो इस केस में जो भी होगी वो इंडिविजुअल के हाथ में रिस्पेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि देखो क्या लिख रखा है, क्योंकि पार्ट अलॉटेड टू हिम, जितना हमने अलॉट किया उसको, ऑल्दो द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द लीगल ओनर, क्योंकि एक्चुअल में तो वही ओनर है ना, हमने ट्रांसफर कर रखा है, मेंबर बना रखा है उसको। ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, मतलब सिर्फ होल्ड करने के लिए दे रखा है। हाँ मतलब होल्ड करने के लिए तो मतलब रैल होता है, तो उस केस में अगर वो भी अगर आगे मेंबर रेंट पे चला, मतलब रेंट पे वो करता है उसको ट्रांसफर, तो उस केस में इनकम है वो डीम्ड ओनर ये मान लिया जाएगा। तो उस केस में जितने भी उसका पार्ट था वो टैक्सेबल हो जाएगा सारा। हाँ, मतलब रजिस्ट्रेशन तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है तो सारे उसके अंडर ही होंगे, बट हाँ पर्टिकुलर हाँ फ्लैट अगर किसी को गया हुआ है तो वो उसके नाम पे, मतलब डीम्ड ओनरशिप उसके अंदर आ जाएगी, ये मतलब कह रहा है। हाँ करेक्ट, बिल्कुल वही। तो उस केस में अगर इसके नोट्स बनाने हैं ना, सीधे लिखे ना, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, चलो मैं इसको लास्ट में बताऊंगा नोट्स, तो तुम्हारे को कैसे बनाना है इसका अगर लिखने हो तो। अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक रिटेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, परफॉर्मेंस हो गया। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन हैंडेड ओवर टू बायर, सेल कंसिडरेशन पेड होना चाहिए, सेल हैज नॉट बीन। देखो ये वाला केस ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इस केस में ना इन क्लास के 2-3 को ना तुम छोड़ सकते हो, बस इसमें तुम्हें पता होना चाहिए क्रक्स कि डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा बस। तो देखो वुड बी डीम्ड टू बी, मतलब बायर होगा वो क्या है, टू बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्दो इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन द सेम। चलो एक बार देखते थे, पोजीशन ऑफ has been transferred over to buyer, sale consideration has been paid or promised to be paid। अरे मतलब यही है, अगर हमने पोजीशन ट्रांसफर कर दिया लेकिन सेल हमें चाहे वो हुई हो चाहे ना हुई हो, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, उसके अंदर प्रोविजन होते हैं, जैसे डीम्ड ओनर में कौन मान लिया जाएगा। तो उस केस में अगर मान लो हमने पोजीशन ट्रांसफर कर दिया बायर को, उस केस में सेल कंसिडरेशन मतलब हमें पता है कि वो बायर है वो हमें दे देगा, या फिर पक्का मतलब वो हमें प्रोमिस कर गया है, कोई एग्रीमेंट हो गया हमारा, ठीक है, या फिर सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ बायर ऑल्दो सर्टेन डॉक्यूमेंट लाइक पावर ऑफ अटॉर्नी हैज बीन एग्जीक्यूटेड। मान लो जैसे कोई पावर टू अटॉर्नी होती है, मतलब क्या है, लीगल फॉर्म मैटर, मतलब वो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म मैटर करेगा, कि जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन होगी, तो मतलब मेन चीज तो होगी कि मतलब हमने ट्रांसफर कर दी बायर को, तो उसके केस में डीम्ड ओनर कौन मान लिया जाएगा, ऑन बायर मान लिया जाएगा, चाहे उसके केस में भी रजिस्ट्री मतलब फाइनलाइज हुई हो चाहे नहीं हुई हो, मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म का यहाँ पे केस बनता है। ये हो गया। और लास्ट बस केस, पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर नॉट लेस देन 12 years। ओके, द पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ building or a part thereof by virtue of any transaction as referred to in section 2, either transfer by or lease in not less than 12 years shall be deemed owner
person who acquires any right with respect to building referred to as एक second person having right by way of lease for 12 years or more 12 years not less than 12 years मतलब क्या कह रहा है और not less than मतलब बारी अगर देखो इसमें किस में क्या लिख रखा है कि कोई अगर पर्सन ने लीज के लिए मतलब लीज पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया है उस केस में मतलब उसने 12 ईयर से मतलब ज्यादा पे लीज ले लिया है तो उस केस में डीम्ड ओनर वही मान लिया जाएगा कि जिसने प्रॉपर्टी मतलब 12 ईयर से ज्यादा ली है ना तो वो ओनर मान लिया जाएगा क्योंकि इतना लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड मान लिया जाता है मतलब वो उससे कुछ अर्न नहीं करना चाह रहा होगा तो उस केस में वो डीम्ड ओनर मान लिया हाँ, जाएगा उस केस में। वो इसमें सर ने एग्जांपल दिया था, रिश्ता बन जाता है। इसमें एक पिक्चर नहीं थी भाई वो अमिताभ बच्चन की, जिसमें कौन वो सी 30-40 साल हाँ से हाँ घर में रह रहा होता है, तो वो हाँ 30 रुपए का किराया देता है। वो ऐसा ही तो होता है, घर से भी नहीं निकाला जा सकता उसको, क्योंकि वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा उसका, है ना। हाँ हाँ मैं बिल्कुल सर को वो बिल्कुल सही। एग्जाम्पल दे रहा था क्लास में कि सर वो अमिताभ बच्चन के वहां पे वो रह रहे होते हैं 20-30 साल से, वो 30 रुपए किराया देता है जब भी, तो वही वाला होता है, वो उनका रिश्ता जुड़ जाता है। हाँ और इसमें जो ऊपर अभी भाई आपने बताया था ना, सर जी का भी हाँ रजिस्टर नहीं है अभी घर, सर जी भी बता रहे थे सर का रजिस्टर नहीं है, सर का भी पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है उन्हें। किसे ये सर को हाँ मतलब हाँ पावर ऑफ, मतलब उनका भी मतलब एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन वाला नहीं हुआ, पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर हुई है। हाँ वही है देखो वही है देखो प्रैक्टिकल केस में भी तुमने देख लिया ना कि जैसे सर के केस में क्या हाँ था मतलब 12 सर साल तो चलो वाला है तो मजेदार था, मतलब वो गजब लीगली एग्जाम्पल से याद रहे। इस टैक्सेशन देख के लिए ओनर मान लिए जाएंगे। हाँ अब देखो एक चीज ये नीचे देखो अ पर्सन एक्वायरिंग द राइट्स ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर मतलब अगर जो लीज है वो अगर लीज का टर्म क्या 1 ईयर से लेस है तो उस केस में डीम्ड ओनर का कंसेप्ट ही नहीं लगेगा मतलब सच पर्सन विल नॉट बी डीम्ड ओनर चाहे वो 12 ईयर से ज्यादा चाहिए काम कर रहा हो चाहे ना कर रखा हो मतलब एक एक साल से कम की ले रहे हैं ना तो वो तब ये लोग ये क्योंकि वो 11 मतलब 12 महीने से कम की ले लेते हैं मतलब तो वो ना ओनर नहीं माने जाते वो ऑपरेटिंग लीज मान ली जाती है ना कि फाइनेंस लीज तो ऑपरेटिंग लीज है तो उस केस में इसलिए इसलिए अभी अब 11 महीने तक की डीड बनाई जाती है। हाँ इसलिए बनाते हैं हम लोग बता 11 रहे थे महीने कि ताकि वो अब 11 महीने की बनाते हैं ताकि वो डीम्ड ओनर ना बन जाए, ओनर करेक्ट हाँ क्योंकि डीम्ड ओनर बन गया तो फिर तो मतलब उसको निकालने के लिए केस वेस करना पड़ेगा, कुछ गलती करेगा तभी निकाली जा सकता है। हाँ हाँ वही अब देखो इसके अब देखो आसानी से नोट्स छोड़ेगा नहीं हाँ आसानी से। करेक्ट करेक्ट अब नीचे इसके लोन देख वो लोन कह रहा हूँ देखते हैं इसमें नीचे कैसे बना रखा है अगर कुछ बना रखा है चलो इन्होंने तो इतना नहीं बना रखा है ऐसे लिख रखा है चलो मैं बताता हूँ इसके नोट्स तुम कैसे बनाना चलो यहाँ बनाते हैं जैसे सेक्शन 27 लिखना है यहाँ पे कैसे सबसे पहले केस में पहले दो केस को तो अच्छे से एक्सप्लेन करना तुम यहाँ पे वो उनके साथ तो सबसे पहले तुम क्या लिख दोगे जैसे सबसे पहले लिख देना यहाँ पे ट्रांसफर टू स्पाउस और यहाँ पे वो लिख देना ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड अब स्पाउस के नीचे तुम ऐसे लिखना एक मिस्टर ए है एक मिस्टर मिसिस बी मिसिस ए है तो मतलब इसने क्या है ट्रांसफर की है मिसिस ए को और यहाँ पे लिखना इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लिख देना यहाँ पे इनएडिक्वेट है यहाँ पे इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट है यहाँ पे कंसिडरेशन हमारी तो ठीक है मतलब ट्रांसफर किया हाउस प्रॉपर्टी तो उस केस में अब देखो क्या लिखोगे तुम इसका फिर ऐसे लिखना ये कर लिए तुमने वो थोड़ा सा चार्ट वो बना दिया अब इसके नीचे ऐसे कैरो बनाना तो इस केस में लिखना कि ये मिस्टर एक्स जो मिस्टर एक्स है वैसे लिखना मिस्टर एक्स यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलेगा मिस्टर एक्स है वो क्या है डीम्ड ओनर और जो एक्चुअल लेकिन ओनर है मतलब ओनर मिसिस ए नहीं मानी जाएगी मतलब ओनर के आगे ना तुम लिख सकते हो ओनर बट नॉट डीम्ड ओनर फॉर द हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर तुम ये कर सकते हो मतलब ये लिख देना कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए चैप्टर इस हेड के लिए तुम ओनर डीम्ड ओनर वो मान लिया जाएगा मिसिस मिस्टर ए ये लिख देना लेकिन इसके नीचे ना तुम एक लिखोगे ये ऐसे लिखना एक्सेप्शंस एक्सेप्शन यहाँ पे लिखना एक्सेप्शन को ना रेड पेन में लिखना रेड पेन मतलब रेड जो भी है अलग कलर में एक्सेप्शन फिर दो लिखना एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट और या फिर अगर कोई कैश वाला कैश का तो तुम अभी ऐसे लिखना एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट वाला केस लिखना यहाँ पे ठीक है बस इतना लिख के छोड़ देना एक बार तो हम आगे चलते हैं माइनर चाइल्ड वाले केस में अब माइनर चाइल्ड वाले में भी तुम ऐसे बनाना यहाँ पे एक मिस्टर ए हो गया यहाँ पे उसका माइनर चाइल्ड हो गया वही उसको हमने ट्रांसफर की वही किस लिए की इनएडिक्वेट सेम कंसिडरेशन के लिए तो उस केस में सेम वापस वो लिखना है मिस्टर एक्स है वो क्या डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा और यहाँ पे वो मान लिया जाएगा मिस्टर मतलब ओनर माइनर है उसके लिए नहीं होगी
अब इसके लिए इसमें एक नीचे तुम लिखो कि क्या एक्सेप्शन एक और है इसकी, क्या है, माइनर मैरिड, देखिए ना, माइनर मैरिड डॉटर की एक्सेप्शन है इस केस में, क्योंकि उस केस में ओनर वो मान ली जाएगी लेकिन क्लबिंग प्रोविजंस पे अप्लाई हो जाएंगे। अभी तुमने ये सारा लिख दिया तो देखो अब एक कंसोलिडेटेड एक नीचे एक एक्सेप्शन और होती है इसकी, ऐसे एक और जॉइंट बनाना दोनों का, उसमें फिर ऐसे लिखना एरो डाल के, मतलब तुम तो नीचे लिख देना, चलो मेरा भी नीचे तो हो ही जाएगा। जैसे तुम इसके नीचे आगे लिखना कि वही अगर कैश में ट्रांसफर किए हैं हमने किसी को, दोनों में से किसी को भी कैश के अंदर, हाँ अगर कैश के लिए ट्रांसफर हुई है तो उस केस में क्या होता है कि क्लबिंग, मतलब हाउस पर कैश में दिया है और उन्होंने प्रॉपर्टी है वो उन्होंने खुद रिस्पेक्टिव पे परचेज किया है, तो उस केस में क्या है, ओनर तो डीम्ड ओनर और वो सारे ओनर वो खुद ही मानने जाएंगे, पर लिख देना बट क्लबिंग प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड, ऐसे लाइन लिख देना बस। ये तुम्हारा ये दो मेन चार्ट हो गया अच्छी तरीके से कवर तुम्हारे। अब बाकी तुम ऐसे लिखना सीधा कि होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट लिखना यहाँ पे, फिर एक लिखना आगे कि मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखना, एक लिखना पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी लिख देना, और एक वो लास्ट में था लीज वाला लिख देना कि पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स, मींस फॉर 12 ईयर्स और मोर लिख देना, मतलब ये तुमने आगे नीचे लिख दिए। अब इन केस में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन तो दे देना कि देखना कि तुमने जैसे ये लिखा था कि वही होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, तो इम्पार्टिबल एस्टेट लिखना कि क्या लिखना कि प्रॉपर्टी नॉट लीगली डिविजिबल, और फिर एक नीचे लिखना डीम, फिर नीचे जैसे तुमने इम्पार्टिबल को एक्सप्लेन किया एक बार लाइन में, फिर नीचे लिखना डीम डोनर को बॉक्स में डाल के ऐसे डीम डोनर लिखा, उस केस में लिखना डीम डोनर कौन माना जाएगा, ओनर ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इन एस्टेट, मतलब सिंगल इंडिविजुअल माना जाएगा जितनी उसने सारी प्रॉपर्टी ओन कर रखी होंगी तो उसके रिस्पेक्टिव, मतलब उसके खाली उस एक इंडिविजुअल के हेड में जाएगी उसकी सारी एस्टेट, तो ये लिख देना बस खाली। और करता कोऑपरेटिव के हेड में। मान लो हाँ करता ही आएगा उस केस में इसको। और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या लिखोगे कि मतलब जितने भी हमने अलॉट किए या लीज किया प्रॉपर्टी को मेंबर को, ऐसे लिखना कि एलोकेटेड और लीज टू, मतलब तुम इस केस में ना ऐसे चार्ट बना सकते हो, देखो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, लीगल मतलब ओनर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी पर डीम्ड ओनर पर्टिकुलर बंदा हो जाएगा जिसको फ्लैट अपॉइंटमेंट मतलब अपार्टमेंट दिया गया है। हाँ या फिर वो तो क्या किया गया है, या तो वो अलॉट किया गया है या फिर लीज किया गया है, वो तुम ना इसका अगर वो डायग्राम बनाना हो ना तो ऐसे लिखना, ये वो बनाना कंपनी सी, मतलब कंपनी ऐसे लिखना क्या क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी या एसोसिएशन लिखना, कोमा हैशटैग वो वो डाल के स्लैश करके, फिर लिखना उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर किया है किसको, एक पर्सन बना देना यहाँ पे कोई भी एक, मतलब या फिर कोई पर्सन या फिर पर लिख देना नीचे पर्सन को, मतलब किसको ट्रांसफर किया, पर्सन को, या फिर तो डीम्ड ओनर को रिस्पेक्टिव मेंबर लिख देना, मतलब पर्सन भी नहीं मेंबर मानना, मतलब मेंबर को ट्रांसफर किया तो उसके इसमें फिर नीचे वही ऐसे करके वो नीचे एक्सप्लेन कर देना इसको, तो दो तुम्हारे चार हो गए। तुम्हारा फिफ्थ आया पोजेशन का, तो पोजेशन का ना तुम वो लिख देना कि वो एक एटोनी वाला लिख देना है केस, मतलब सेल कंसिडरेशन चाहे रिसीव हुई हो चाहे ना हुई हो, मतलब वो तुम तीन केस लिख सकते हो, तुमने अगर अच्छे मतलब बनाने हैं नोट्स तो तुम वो तीन केस वाले तो 3 पॉइंट वो एज इट इज लिख देना, मतलब जैसे भी थे शॉर्ट में करके, तो नीचे लिख देना डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा, और दैट हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वो जो भी मतलब रिस्पेक्टिव जिसके मतलब पोजीशन ट्रांसफर किया, मतलब बायर को ही डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा उस केस में, ये लिख देना। और लास्ट तुम्हारा क्या था कि अगर वही डीम्ड ओनर कौन मान लिया जाएगा कि अगर 12 ईयर से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, मतलब 12 ईयर्स की से ज्यादा की लीज है मतलब, तो उस केस में डीम्ड ओनर वो मान लिया जाएगा नीचे, लेकिन इसके नीचे एक वो लिख देना एक एरो डाल के, लेकिन वो ये लिखना कि नोट कवर लीज, मतलब वो ये कि अगर 12 मंथ से कम की लीज है तो उसके इसमें डीम्ड ओनर नहीं कंसीडर करेंगे हम। तो इससे तुम्हारा ये सेक्शन 27 का चार्ट कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से ऊपर चलते हैं, सेक्शन 26 का तुम्हें बता दिया था वो समरी में से बना लेना, सेक्शन 25 का भी ये समरी में से बना लेना, 3-4 पॉइंट लिख लेना बस, कवर हो गया तुम्हारा। एक इंटरेस्ट का हमने कवर कर लिया था आज। अब एक बस वही लेट आउट प्रॉपर्टी का एक तूने ये वो इंटरेस्ट का ये वाला याद से लिख लेना कि एग्रीगेट में 2 लाख तक की मिल जाएगी, ये हो गया। हम्म ये हो गया, ये चार्ट हमने कर लिए सारे, इंटरेस्ट डन हो गया हमारा पोर्शन आज। हाँ हमने अब इसमें इसका चार्ट नहीं बनाया था ना, एक नहीं बताया था मतलब कैसे बनाना है इसके नोट्स तुम, हाँ ये नीचे थोड़ा सा, हाँ तुम ऐसे ही सबसे पहले लिखना डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू।
अब ऐसे तुम इसके ना नीचे बनाना ग्रोस एनुअल वैल्यू तुम कैसे कंप्यूट करोगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। अब क्या देखोगे, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर फर्स्ट ऐसे बनाना। सेकंड केस का क्या था, इस केस में मॉड्यूल के वाइज चलेंगे हम प्रॉपर सारा, कि वही लिखना कि वैकेंट है पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, तो ओइंग टू वैकेंसी हमें फिर नीचे उसके नीचे तुम लिखना कि देखो सबसे पहले तो केसेस बनाते चलेंगे अपा। चलो रुको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ, थोड़ा बहुत रिवाइज भी हो जाएगा। कि इस केस फर्स्ट केस में तो अगर लेट आउट वही हम एक्चुअल रेंट और वो एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे। तुम लास्ट में लिख देना कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट की तुम अलग से कहीं कर देना उसकी कैलकुलेशन तुम जहाँ भी करोगे। सेकंड केस आता है कि वो पार्टली लेट आउट है लेकिन रिमेनिंग के लिए क्या है, वैकेंट है। पार्टली क्या है ये ध्यान से रखना, लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, वैकेंट है पार्ट ऑफ द ईयर के लिए। तो उस केस में तुम स्पेसिफिक लिखना कि वैकेंसी वाला ट्रीटमेंट तुम वो अपना अपना स्पेसिफिकली खुद ही लिख लेना, या फिर क्वेश्चन का तुम रेफरेंस दे देना। जो मैंने कल क्वेश्चन बनाया था ना, उस क्वेश्चन का रेफरेंस दे देना, क्योंकि उसके क्वेश्चन में तुम्हारे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। म्यूनिसिपल टैक्स का भी मैं आगे वहाँ पे भी रेफर करवा दूंगा। वो क्वेश्चन तो सेकंड जो थर्ड वाला हमने किया था वो जरूर नोट कर लेना अपने नोटबुक में जहाँ भी तुम करो। एक क्वेश्चन तुम्हारा, एक दो क्वेश्चन वाला, उसके आगे अगर मैं 2-3 पॉइंट और जोड़ दूँ ना, इंटरेस्ट के भी अगर मैं उसमें जोड़ देता, तुम्हारा हाउस अच्छा, प्रॉपर्टी वो तुम्हारा टैक्स सारा पेड वाला। हाँ वो टैक्स पेड वाला, करेक्ट। हाँ अब लेट आउट का तुम्हारा सेकंड केस बन गया। अब तुम थर्ड केस किसका बनाओगे, क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। तो उस केस में क्या होता है कि अब तुमने अनऑक्यूपाइड को एक्सप्लेन करना तो देख लेना, क्योंकि इस पेपर में तो तुमसे कुछ पूछेगा नहीं इससे रिलेटेड, वो तो मैंने तुम्हारे चेकिंग के लिए पूछा था। तो उस केस में तुम क्या देखोगे, नील वैल्यू होगी, और उस केस में क्या टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अगर मोर होंगे तुम क्या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का केस बन जाएगा। अगर टू से मोर देन टू प्रॉपर्टी देन टू कैन बी क्लेम्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर देन डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी लिखो ना, जैसे तुम अगर ऐसे लिखो डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उस केस में तुम लिखना हैव टू मेक केसेस। अगर डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का केस आता है तो तुम लिखना हैव टू मेक केसेस। ये ध्यान से रखना, केसेस बनाने होंगे तुम्हें वहाँ पे। ऐसे में अपनी मर्जी से कोई भी एक बना दिया, 3 केसेस बनेंगे। अगर 3 प्रॉपर्टी हैं तो 3 केसेस बनेंगे उस केस में। ये हो गया। अब फिर नीचे फोर्थ पार्ट है कि पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्टली है। तो उसके इसमें हमें सीधा करना है एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का बस वर्सेस, तुम ऐसे लिखना ईआर वर्सेस द एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड माइनस, मतलब तुम वो कर सकते हो जितना हमें एक्चुअल रेंट मिला होगा उस पीरियड के अंदर वो कंपेयर करेंगे हम लास्ट में आके। इस केस में फोर्थ केस में ये लिख देना। फिफ्थ क्या है, डीम टू बी लेट आउट के केस में हमें वही एक्सपेक्टेड रेंट हमें जीएवी लेना है। वो तुम इसमें एक एक पॉइंट लिख देना कि बेनिफिशियल, मतलब एक ही लिख देना। वो तुम केसेस लिखोगे ना, वी हैव टू मेक केसेस लिख देना, विच एवर विल बी बेनिफिशियल टू अस ऐसे लिख देना। वो जीएवी हम एक्सपेक्टेड रेंट को ट्रीट करेंगे। ये हो गया। अब सिक्स केस क्या है, स्टॉक इन ट्रेड का। इस केस में तुम अगर यहाँ पर लिखोगे ना तो स्टॉक इन ट्रेड का नीचे वो टाइम लाइन बना लेना कि जैसे अगर ये था पीरियड, वो बिल्डिंग हमने यहाँ पे वो स्टार्ट किया है, तो इसके जो 5 ईयर्स मतलब जो ईयर थे 2 मतलब वो 2 ईयर्स के या फिर वो थे, तो हम जैसे कंप्लीट होगी तो उस ईयर के हम क्या एंड से देखेंगे, और एंड से हम 2 ईयर्स को आगे जाएंगे। और ऐसे तुम ऐसे लिखना, एक नीचे बीच में ही है और यहाँ पे। तो इस केस में लिखना कि जैसे अब इस पीरियड में लिखना, इस पीरियड में तो नील होगी वैल्यू यहाँ पे, लेकिन इस प्रॉपर्टी जैसे ही आगे जाएगी जब तक अगर वो सोल्ड नहीं होगी, तो उस केस में अगर देखो ऐसे बना लेना, अगर सोल्ड हो गया है, सोल्ड होगी तो पीजीपीपी में, अगर नहीं हुई तो आईएचपी में हम करेंगे। और आईएचपी में मतलब जीएवी कैसे करोगे, मतलब वो एक्सपेक्टेड रेंट ही मतलब तुम्हारा वो आ जाएगी जीएवी। ये हो गया। अगर सेवंथ केस क्या है, इन पार्टली लेट आउट है और पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग ट्रीट करेंगे कि अलग अलग पोर्शन है। तुम लिखना वी हैव टू कंप्यूट बोथ, अलग अलग मतलब सेपरेट कंप्यूट करनी है हमें। जैसे लेट आउट का केस है तो हम ऐसे ही लेट आउट के में अलग ट्रीटमेंट करेंगे। ये बन गया तुम्हारा। और ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट, इसको तो हम अलग से लिखना है, ट्रीटमेंट क्या करोगे। अब देखो तुम्हारा एक इसका भी चार्ट बन गया एक तुम्हारा जीएवी का, कि जीएवी तुमने कैसे कैसे केस, हमारे जैसे 7 केसेस है, तुम सारे इनको 7 को एक ऐसे लाइन बनाना, फिर नीचे सारे को एक्सप्लेन करते जाना एक एक को कि हमें किस केस में क्या कंपेयर करना है। लास्ट में तुम्हारा देखो कितना मिनट रहेगा, 4 से 5 मिनट तुम्हें रिवाइज करने में बस। ये तुम्हारा कवर म्यूनिसिपल टैक्स के नोट्स जल्दी से भाई कवर करते हैं कैसे। वो जो हाँ हाँ अल्टरनेटिव वाला पॉइंट था, हाँ, जीएवी में से माइनस कर सकते हैं, वो तो हमें इग्नोर कर देना चाहिए ना। वो तुम मत करो, तुम मतलब मत लिखो बस। हाँ, क्योंकि वो तो वो कंफ्यूज समझ भी नहीं कंफ्यूज हो आएगा। जाओगे अब।
हाँ आप कंफ्यूज हो है ना, जाओगे, छोड़ो छोड़ो। ऑलरेडी हमें वैसा वाला आता है नॉर्मल, तो हम वैसे ही करेंगे। हाँ हाँ। हाँ अब देखो तुम एक, हाँ अब एक ना अलग से सेक्शन बनाना है, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। उस केस में क्या लिखोगे, एक्चुअल रेंट में से क्या करोगे, वही हमें माइनस करके चलना एक्चुअल रेंट में से। और हम कब माइनस करेंगे, ये चार कंडीशन वैसे सेटिस्फाई होती है, डीम्ड होती है, सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर तुम्हें लिखना हो तो ये एक बार अपने पर्पस के लिए लिखना कि तुम अगर कवर करना चाहते हो क्या है, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, वही है वैकेट प्रॉपर्टी के लिए स्टेप्स ले लिए उसने, वही है कि डिफॉल्टिंग टेनेंट नॉट इन ऑक्यूपेशन और अदर प्रॉपर्टी की ना हो डिफॉल्टिंग टेनेंट। और वही प्रोसीडिंग्स हमने स्टार्ट कर दिया, इंस्टीट्यूट कर दिया लीगल प्रोसीडिंग। अब पर टैक्स के हम नोट्स देखते हैं क्या क्या बनाने हैं तुमने। क्या है ये, एक तो मेन ये वाले दो, क्या है, एक तो एसएससी क्या ओनर वाला होना चाहिए, और एक्चुअली पेड, पेड इसको अंडरलाइन करना अच्छी तरीके से, एक्चुअली इसको तो बोर्ड में लिखना, एक ओनर को प्लस एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मतलब कितना भी पेड करोगे एक्चुअल में वो सारा अलाउड हो जाएगा तुम्हें। एक ये बन गया भाई लोकल अथॉरिटी से। हाँ एक ये भी ध्यान रखना कि इसमें वो लाइन लिख रखी है कि नहीं लिख रखी है, एक और मैं चेक कर लेता हूँ वापस, शायद कल में से रहना गया। इस केस में ना जैसे म्यूनिसिपल टैक्स होता है ना, मतलब उस केस में अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स, वो म्यूनिसिपल टैक्स के अंदर ही कवर होते हैं, वो उन सबकी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी। तो वो देख लेना, वर्डिंग्स वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मिल जाएगी उसकी भी। ये लिख लिया तुमने। देखो इस पे क्या लिख रखा है, वही एक्चुअल पेमेंट पे डिपेंड करता है, वो भी एक्चुअल पेमेंट बाय द ओनर। और अगर तुम यहाँ पे लिखना चाहो तो रीइंबर्समेंट का केस भी लिख लेना कि अगर पहले टेनर ने पे, मतलब जैसे जो था पहले टेनर ने पे किए, बाद में टेनेंट को क्या है उसने रिम्बर्स कर दिए, तो वो अलाउ हो जाएगा डिडक्शन के लिए। वही सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर एसओपी लिखना सेल्फ ऑक्यूपाइड, या फिर वो मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखना, या बस ऐसे लिखना कि उस केस में क्या नील मिलेगी, तो बस एक शॉर्ट में लिख देना एसओपी नहीं, नील। हाँ और भाई जो सब्सिक्वेंटली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय, जो अभी हम पढ़ रहे थे, फॉरेन में जो इंटरेस्ट पेड हुआ है हाँ उसका डिडक्शन नहीं मिलता, उसके लिए पर दो कंडीशन में एंड लिखा था। तो अगर इंडिया में कोई एजेंट हुआ और फिर फॉरेन में मतलब पे किया तो मिल जाएगा इसका मतलब। हाँ, अगर इंडिया में एजेंट है तो मिल ही जाएगा मतलब उस केस में। हाँ, इंडिया में कोई हुआ तो उसका तो मिल जाएगा। तो मतलब हाँ अगर एसएससी रेजिडेंट निकला और उसने पे किया है तो फिर तो दे देनी चाहिए, क्योंकि रेजिडेंट ऑब्वियसली। क्या, मतलब अगर मान लो एसएससी जो हमारा कैलकुलेट करते हैं रेजिडेंटल स्टेटस में एनआर आया, हाँ तो तो तुम्हारे अगर उसने एसएससी आउटसाइड पे करी तो मतलब उसको अलाउ नहीं करेंगे ना सिर्फ। अरे तुम्हारे तुम्हारे से करने से क्या होता है, तुम्हारा सामने वाला है उस केस में डिपेंड करता है कि वो एनआरआई या रेजिडेंट होता है, तुम्हारे होने से थोड़ी ना कुछ होएगा। तुम किसको पे करे अच्छा, हो मतलब जिसे इंटरेस्ट। हम पे कर रहे हैं उसका कोई एजेंट इंडिया में होना चाहिए। हाँ क्योंकि वो इनकम अच्छा, फिर टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया के अंदर। हम ये करना चाहते हैं, या तो अगर टीडीएस कट गया मतलब वो टैक्सेबल होगी एक तरीके से, या तो हाँ अगर हाँ, वो तो एजेंट है तो हमने एजेंट की, अगर एजेंट इंडिया में तो हमने वो उसके हेड में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। बस हाँ, हमें मैं वही सोच रहा हमारा था, मेन एजेंट मैटर। तो इंडिया में मतलब रेजिडेंट हुआ तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत ही नहीं है, वो मतलब उसका एजेंट होना चाहिए। ठीक हाँ ठीक, ओके। और हाँ ये रहा वो क्वेश्चन वापस, इसको मैं क्रॉस कर दूं ताकि